नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 16th चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है उनकी लिंक। आप वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। आरएनए इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। देखिए, डीएनए के बारे में हमने सीखा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी नेक्स्ट है आरएनए, जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है सेल में। दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, phosphate molecules and 4 types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine and uracil। देखिए, थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमिन होता है, यहाँ पर यूरेसिल होता है। तो ये जो होते हैं आरएनए, वो राइबो शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये आपको इसके डिटेल्स नहीं है, इसके लिए मैं आपको नहीं बताता, आपको आगे के स्टैंडर्ड में है। आपको बस ये याद रखना है, राइबोस टाइप की एक शुगर होती है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। The nucleotide, that is smallest unit of chain of the RNA molecule, is formed by combination of a ribose sugar, phosphate molecule and one of the nitrogenous bases। न्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं, सबसे छोटा यूनिट एक आरएनए का, वो किन किन चीज़ों से बनता है? एक होता है राइबोस शुगर, उसे अटैच्ड होती है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और उसे इन चारों में से कोई एक अटैच्ड होता है, या तो एडेनिन या फिर ग्वानिन, नहीं तो साइटोसिन या फिर यूरेसिल। इन चारों में से कोई एक अटैच्ड होता है राइबोस शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो इसे, उस पूरे कलेक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बाउंडेड टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ आरएनए। तो बहुत से ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, क्या बनाने के लिए? आरएनए का एक सिंगल लॉन्ग मॉलिक्यूल बनाने के लिए। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बहुत बड़ा, माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म, जिसे कहते हैं छोटा बहुत, माइक्रो, और उसका अपोजिट है मैक्रो। मैक्रो यानी बहुत बड़ा। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए जो होता है, वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़कर बनता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं उनके फंक्शन के अनुसार। कौन सा है? पहला है राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए। द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनेल इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। देखिए, राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो उनके साथ जो जुड़े हुए होते हैं, जो आरएनए का मॉलिक्यूल जो राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन्हें कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। देखिए, ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो है 2 हिस्सों से बना हुआ होता है, ये ऊपर वाला ये ग्रीन कलर का एक हिस्सा और नीचे वाला ये कलर। तो ये 2 हिस्से जो होते हैं उनसे बना हुआ होता है, और उसमें ये आरआरएनए है, उससे जुड़ा हुआ जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये मैंने आपको भी बताया है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन्स को बनाना। जो सेल को आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाने का, सिंथेसिस यानी बनाने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, the RNA molecule that carries the information of protein synthesis from genes, that is DNA chain in the cell nucleus, to ribosomes in the cytoplasm which produce the proteins, is called मैसेंजर आरएनए। अभी देखिए, राइबोसोम्स को पता कैसे चलता है कि कौन सा प्रोटीन कब बनाना है? तो वो मैसेज जो है वो डीएनए देता है, न्यूक्लियस से डीएनए भेजता है वो मैसेज कि अभी ये इस प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये बनाइए। तो वो मैसेंजर आरएनए लेकर जाता है राइबोसोम के पास। ठीक है, और वो उसे बताता है कि ये इस प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये प्रोटीन
बनाई है, ऐसे राइबोसोम को कहता है। तो ये मैसेज कैरी करने वाला जो आरएनए होता है उसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। फिर है ट्रांसफर आरएनए, दैट इज टीआरएनए, द आरएनए मॉलिक्यूल which according to the message of the mRNA carries the amino acids up to the ribosomes is called ट्रांसफर आरएनए। देखिए प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन का जो वो भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, वो उसके बेसिक यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जोड़कर एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जो भी मैसेज लाया है मैसेंजर आरएनए ने, तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने को कहा गया है, तो उसको बनाने के लिए जो भी अमीनो एसिड्स लगते हैं उनको एक एक करके वो राइबोसोम के पास लाता है। ठीक है, वो ट्रांसफर आरएनए करता है। देखिए ये है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ये है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और ये है टीआरएनए। ये जो है वो ये है ईयूजीसी जिसे कहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये एक पट्टी यानी एडेनिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये कौन से भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चलिए नेक्स्ट। अभी मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी है, ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन लगेगा, ठीक से कंसंट्रेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों में भेजा जाता है। तो जो जीन्स होते हैं, आधे जीन्स मेल पेरेंट डालता है अपने बच्चों में और आधे जीन्स फीमेल पेरेंट डालता है। ठीक है, यानी 50% जीन्स जो होते हैं वो मेल द्वारा दिए जाते हैं और 50% जो होते हैं वो फीमेल द्वारा दिए जाते हैं। तो इक्वल क्वांटिटी में पेरेंट्स अपने प्रोजेनी में, अपने बच्चों में जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट। तो हेरिडिटी का जो आधार है ये इस पर आधारित है। If both the parents make equal contribution to inheritance of characteristics, which characteristics will appear in the progeny? देखिए अभी क्या कहा गया है कि मेल पेरेंट भी, माता भी आधे जीन्स कंट्रीब्यूट करता है और पिता भी आधे जीन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो उनमें से कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा। समझ लीजिए माँ जो है वो काले बालों वाली है और पिता जो है वो ब्राउन हेयर्स वाले हैं या गोल्डन हेयर्स वाले हैं, तो उनमें से कौन से हेयर्स होंगे बच्चों के, ये क्या कौन डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड करने के लिए मेंडल ने कुछ रिसर्च किया था। मेंडल जो है वो एक साइंटिस्ट था। मेंडल कैरिड आउट रिसर्च इन दिस डायरेक्शन एंड पुट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इनहेरिटेंस। तो दो या दो से अधिक जो है कैरेक्टर्स को, अलग कैरेक्टर्स को कौन सा उसमें से इनहेरिट होगा, बच्चों में कौन सा एक्सप्रेस होगा, वो पता करने के लिए उसने रिसर्च किया। द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो आर क्वाइट एस्टोनिशिंग। ऑल ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स आर बेस्ड अपॉन द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट, दैट इज पायसम सटाइवन। देखिए उसने पी प्लांट जो होता है मटार, उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी बाहर से दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय जीन्स के बारे में पता नहीं था, तो बस वो उसके एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं, मतलब बाहर बच्चा कैसा पैदा हो रहा है, यानी पी प्लांट का जो संतान है वो कैसे आ रहा है, वो स्टडी करने का उसने डिसाइड किया। पी प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पायसम सटाइवम। पायसम जो है वो जेनेरिक नेम है और सटाइवम जो है वो स्पीसीज नेम है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। कौन से कैरेक्टर, देखिए पहले हम एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट देखते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल, बर्थ 20th of July 1822 टू डेथ 6th of January 1884, ये है मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, ये ऑस्ट्रिया से आता था। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट। उसने पी प्लांट के बारे में, कुछ पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसने स्टडी की। ही शोड दैट इनहेरिटेंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स। उसने ये बताया कि जब ये इनहेरिट होते हैं, अगले पीढ़ी में जो भी गुण दिखाई देते हैं, तो वो उसके कुछ नियम हैं। लेटर दीज प्रिंसिपल्स बिकम पॉपुलर बाय हिज नेम। तो ये प्रिंसिपल
ग्रेगर मेंडल्स के लॉज के द्वारा जाने गए। मेंडल्स वर्क वॉज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन द 20th सेंचुरी आफ्टर a reconfirmation of these principles. The same principles are now form the basis of modern genetics. तो ये जो है मॉडर्न जो आज का जेनेटिक्स है डेवलप हो चुका हुआ, उसका आधार मेंडल के प्रिंसिपल्स है। देखिए दीज कैरेक्टर, ये पी प्लांट के उसने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे? ये मुख्य कैरेक्टर थे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेन कैरेक्टर्स उसने कंसिडर किए थे। पहला कैरेक्टर था शेप ऑफ द सीड। उसने देखा कि पी जो प्लांट होता है मटर, उसका जो सीड होता है वो उसके 2 तरह के शेप होते हैं। एक होता है राउंड, यानी राउंड, पूरा राउंड सर्कुलर स्फेरिकल, और दूसरा होता है रिंकल्ड, यानी जो रिंकल्ड है उसके ऊपर रिंकल्स है, इरेगुलर शेप है, एग्जैक्ट राउंड नहीं है, ये स्मूथली राउंड है और ये रिंकल्ड है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर। इसका मतलब मैं आगे आपको ठीक से समझ में आ गया, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं। देखिए अगर समझ लीजिए डोमिनेंट यानी नेक्स्ट पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है, यानी समझ लीजिए कि अगर एक पेरेंट मेल जो पेरेंट है वो उसका सीड राउंड है और फीमेल पेरेंट जो है फीमेल प्लांट उसका सीड रिंकल्ड है, तो जो उनका जो बेटा होगा, बच्चा प्लांट जो होगा, डॉटर प्लांट जो होगा, वो उसमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे तो उसे बोलते हैं डोमिनेंट, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला उससे इसको दूसरे कैरेक्टर को उसके डोमिनेट करेगा, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, उसे व्यक्त होने नहीं देगा, उस जीन को वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो अपना ही चलाएगा, वो अपनी यही जीन चलाएगी दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे, तो ये जो लेफ्ट साइड के है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और राइट के जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर्स है। पहला हमने जो कंसिडर किया है क्राइटेरिया वो है शेप ऑफ द सीड। उसमें क्या है, राउंड शेप और रिंकल्ड शेप। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, यानी राउंड का कैपिटल R, और रिंकल्ड जो है वो ये रेसेसिव है तो उसे W से नहीं दिखाया जाएगा, उसे इसी ये स्मॉल r से दिखाया जाएगा। राउंड का डोमिनेंट वाला कैपिटल R और स्मॉल r जो है वो रेसेसिव यानी रिंकल्ड वाला। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया उसने स्टडी किया कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर। तो सीड दो कलर के थे, उसमें कुछ प्लांट्स में येलो कलर के सीड्स थे और कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर के थे। तो उनमें येलो कलर जो था वो डोमिनेंट था, यानी देखिए वो इसलिए कैपिटल Y से दिखाया गया, और जो ग्रीन है वो रेसेसिव था, यानी वो ये दोनों जब साथ होते हैं तब ये ढक जाता है, ये इसका इफेक्ट नहीं होता, तो इसे कहते हैं, इसे एक्सप्रेस किया गया स्मॉल y से, नॉट G। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया उसने स्टडी किया कलर ऑफ फ्लावर। 2 कलर से पर्पल और व्हाइट। पर्पल जो है उसने कैपिटल C से दिखाया और व्हाइट जो है स्मॉल c। कैपिटल C फॉर व्हाट पर्पस, कैपिटल C शोज कलर्ड फ्लावर। ठीक है, कलर्ड, तो कैपिटल C यानी पर्पल, ये डोमिनेंट है, और व्हाइट यानी स्मॉल c, व्हाइट फ्लावर, कलर्ड और कलरलेस व्हाइट। शेप ऑफ पॉड, यानी जो उसकी ये होती है पॉड, यानी शेंगा ज्याला म्हणतात, शेंगेचा आकार कसा होता, तो सेंग जो होती है उसका शेप कैसा है, ये गलत है, यहाँ पर इन्फ्लेटेड लिखा है और यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड लिखा है। ये एक्चुअली कंस्ट्रिक्टेड है और ये इन्फ्लेटेड है। देखिए ये इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई और कंस्ट्रिक्टेड यानी ऐसे कंस्ट्रिक्ट हुई दबी हुई। ठीक है, तो ये इन्फ्लेटेड यानी कैपिटल I से दिखाया गया और कंस्ट्रिक्टेड यानी रिंकल पॉड ऐसा कह सकते हैं, वो है स्मॉल I से दिखाया गया। तो ये पिक्चर्स गलत दिए हैं, ये है इन्फ्लेटेड और ये है कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड। अभी पॉड के भी 2 कलर्स हैं, ग्रीन और येलो। अभी देखिए यहां पर सीड कलर से उल्टा है, ग्रीन कलर डोमिनेटिंग है कैपिटल G और स्मॉल g येलो जो है वो रेसेसिव है। फिर है पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर कहां पर आ रहा है,
कुछ पी प्लांट्स में एक्सियल आते हैं फ्लावर्स, यानी मिडल में आते हैं प्लांट के, और कुछ जो है वो टर्मिनल यानी उसके आखिर छोर पर आते हैं, एंड पर, टॉप पर। तो ये एक्सिलरी जो है कैरेक्टर वो डोमिनेंट है, तो वो कैपिटल ए, और टर्मिनल जो है स्मॉल ए, ऐसे दिखा गया। फिर है हाइट ऑफ प्लांट, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ऊंचा पेड़ और जो है नाटा यानी शॉर्ट वाला। तो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, तो वो कैपिटल टी से दिखाया गया, और ड्वार्फ जो है वो स्मॉल टी से दिखाया गया। तो ये जो है 7 म्यूचुअली कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसने कंसिडर किए। यानी क्या, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है और म्यूचुअली कॉन्ट्रास्टिंग यानी एक दूसरे से विरोधाभासी, विरोध गुण दर्शाने वाली। ये राउंड है तो ये रिंकल है, ये येलो है तो ग्रीन है, ये पर्पल है तो व्हाइट है। ऐसे क्लियर कट जो अलग दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी एक क्राइटेरिया अगर कंसिडर किया शेप ऑफ द सीड, तो उसमें 2 विरोधाभासी है विशेषताएं, एक राउंड है दूसरा रिंकल्ड है। तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स उसने कंसिडर किया, और उसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है। डू यू नो सम डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऐसा जैसे पी प्लांट में है वैसा ही हमारे अंदर भी होता है, मानवों में भी होता है, मनुष्य में। तो हमारे कुछ देखते हैं कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं और कौन से कैरेक्टर्स रेसेसिव होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का एग्जांपल है रोलिंग टंग, यानी जो अपना टंग रोल करते हैं। समझ लीजिए एक पति पत्नी है, पति की टंग रोल हो सकती है और पत्नी की टंग रोल नहीं हो सकती। तो बच्चे की टंग जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर यानी रोलिंग टंग होगा बच्चे का, क्योंकि ये 2 जीन्स जब मिक्स होंगे तब ये जीन एक्सप्रेस होगी, ये व्यक्त होगी, ये कैरेक्टर दिखाई देगा बच्चे में। तो डोमिनेंट ये है रोलिंग टंग और रेसेसिव है नॉन रोलिंग टंग। फिर नेक्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर है इन ह्यूमन बींग्स प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, हाथों पर जो बाल होते हैं वो। और रेसेसिव क्या है, एब्सेंस ऑफ हेयर्स ऑन आर्म्स। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है। फिर है ब्लैक एंड कर्ली हेयर। अगर समझ लीजिए पिता जो है वो काले बालों वाले और कर्ली हेयर्स के है, और माता जो है वो ब्राउन हेयर्स के और स्ट्रेट हेयर्स की है, तो बच्चों में क्या बच्चे कैसे होंगे, ब्लैक और कर्ली हेयर्स के होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट है फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब, यानी फ्री वाला ईयर लोब जो हमने देखा है इस चैप्टर की शुरुआत में पिछले वीडियो में, और वो डोमिनेंट है कंपेयर टू अटैच्ड ईयर लोब। We shall study the following crosses to clearly understand the conclusions of Mendel's experiments. अभी हम कुछ क्रॉसेस देखते हैं। क्रॉसेस यानी मेल और फीमेल पेरेंट के बीच में क्रॉस यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होने के बाद जो बच्चा आता है उसके बारे में स्टडी करना। पहला है, कौन से क्रॉसेस उसने स्टडी किए, पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी क्या, in this experiment Mendel brought about the cross between 2 pea plants with only one pair of contrasting characters. This type of cross is called monohybrid cross. monohybrid cross यानी क्या होता है, जिसमें बस एक ही क्राइटेरिया उसने स्टडी किया। या तो उसने शेप ऑफ सीड को लेकर 2 अलग अलग पेरेंट्स लिए, यानी एक राउंड सीड वाला पेरेंट लिया और दूसरा रिंकल सीड वाला पेरेंट लिया, बस शेप ऑफ द सीड को ही स्टडी किया उसने, बाकी कैरेक्टर्स उसने बिल्कुल कंसिडर नहीं किए। अगर उसने कलर ऑफ सीड किया है स्टडी, तो बस कलर ऑफ सीड को ही कंसिडर करके उसने क्रॉसिंग की है और उसके डॉटर्स वगैरह स्टडी किए हैं। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के एक ही क्राइटेरिया। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी एक वाला, एक कैरेक्टर जिसमें कंसिडर किया। So as to study the monohybrid ratio, let us consider the characteristic plant height with a pair of contrasting characteristics tall plant and dwarf plant. अभी देखिए उस फॉर एग्जांपल उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसने कौन सा क्राइटेरिया रखा स्टडी करने के लिए, उसने रखा प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट देखनी थी उसे कि 2 अगर एक टॉल प्लांट है दूसरा शॉर्ट प्लांट है तो बच्चे कैसे होंगे, वो देखने के लिए उसने उनको क्रॉस किया, यानी एक उसका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऐसे क्रॉस करवा के। तो ये हो गए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। प्लांट हाइट ये
क्राइटेरिया कंसिडर किया और उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग, दो विरोधाभासी विशेषताएं हैं। कौन सा? पहला है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। अभी देखते हैं पैरेंटल जनरेशन, उसे दिखाया जाता है P1 से। पैरेंटल जनरेशन यानी मूल जो पेरेंट्स है, ओरिजिनल पेरेंट्स, उनको देखा। टॉल पी प्लांट्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट वेर यूज्ड इन दिस क्रॉस। उसने क्या किया? पहले एक टॉल पी प्लांट लिया, दूसरा ड्वार्फ पी प्लांट लिया। जो टॉल पी प्लांट के मेल गैमेट्स है वो ड्वार्फ पी प्लांट के फीमेल गैमेट्स से यूनाइट किया। यानी आपको पता है स्टडी ऑफ फ्लावर में वगैरह आपको नेक्स्ट ईयर में है कि जो एंथर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते हैं और फिर वो यूनियन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। वो उसके बारे में डिटेल आपको 10th स्टैंडर्ड में है। तो बस ये कंसिडर कीजिए कि टॉल पी प्लांट के मेल गैमेट जो है वो ड्वार्फ पी प्लांट के साथ यूनाइट करवाए गए। Hence this is the parent generation P1। तो इसे, ये जो मूल जनरेशन है उसे कहते हैं पैरेंटल जनरेशन, दैट इज डिनोटेड बाय P1। Mendel referred to all to the tall and dwarf plants as dominant and recessive respectively। तो उसने टॉल को रेसेसिव टॉल को डोमिनेंट कहा और ड्वार्फ को रेसेसिव कहा। The tall plant was referred to as dominant because all the plants in the next generation were tall। देखिए क्या इसने डोमिनेंट क्यों कहा उसे, टॉल को? क्योंकि जब एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को P1 जनरेशन है ये, उनको क्रॉस करवाया गया, तब ये जो पहली जनरेशन जो थी उनकी, वो सारे टॉल थे। आपको ऐसा लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है तो उनकी हाइट मीडियम होगी, ये ऊंचा है ये नाटा है तो उनकी हाइट दोनों का मिक्सचर यानी मीडियम होगी, मीडियम हाइट के होंगे। ऐसा नहीं होता। टॉल वाला डोमिनेटिंग होता है और ड्वार्फ वाला रेसेसिव, यानी वो एक्सप्रेस नहीं होता। जब ये उपस्थित होता है तब ये जीन एक्सप्रेस नहीं होती, वो टॉल वाला इसे एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो जब टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस होता है तब सारे जो बच्चे होंगे वो सारे टॉल ही होंगे। ठीक है, देखिए द टॉल प्लांट वॉज रेफर्ड एज डोमिनेंट बिकॉज ऑल द प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन वेयर टॉल। उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज F1। फर्स्ट फिलियल जनरेशन ये है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। The dwarf plant was referred to as recessive because this characteristic did not appear in the next generation at all। dwarf एक भी जो प्लांट है वो एक भी dwarf नहीं आया पहली जनरेशन में। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन में एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, लेकिन जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उनके जो बच्चे हैं तो वो सारे के सारे टॉल थे। इसके कारण उसने कहा टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव है। This experiment has been presented by the Punnett square method. The dwarf plant was referred to as recessive because their characteristic did not appear in the next generation at all. This experiment has been presented by the Punnett square method as shown below. देखिए अभी देखिए, आपको पता है, हमने सीखा है इसी चैप्टर के शुरुआत में, इसके पहले वीडियो में, कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, किसी के भी, उनमें क्रोमोसोम्स जोड़ी जोड़ी में होते हैं। उनमें जो होते हैं क्रोमोसोम्स जोड़ी जोड़ी में होते हैं। तो इसलिए ये टॉल प्लांट का जो है ये जोड़ी दिखाई गई है कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये प्योर टॉल है, यानी दोनों जीन्स उसके टॉल और टॉल के हैं। और ड्वार्फ जो है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी से जोड़ी दिखाई है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ी में होते हैं। और फिर क्या होता है, गैमेट्स में वो जोड़ी सेपरेट होती है। तो ये ऐसे होता है, ये टी एक टी का एक गैमेट बन गया, दूसरे टी का दूसरा गैमेट बन गया, तो और स्मॉल टी का एक गैमेट बन गया, दूसरे स्मॉल टी का दूसरा गैमेट बन गया। तो यहाँ पर एक एक काट दिए हैं क्योंकि वो सेम ही है। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी वाला ये गैमेट्स है, ये मेल गैमेट है समझिए, और ये फीमेल गैमेट है। तो फिर ये यूनाइट होंगे और ये जो है बच्चा होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। इसमें क्या है, एक जीन जो है वो टॉलनेस की है और एक जीन जो है वो ड्वार्फनेस की है। लेकिन टॉलनेस डोमिनेंट है तो ये ही एक्सप्रेस होगा, यानी बच्चा जो होगा वो टॉल ही होगा, मीडियम हाइट वाला नहीं होगा, टॉल होगा। वो पूरी तरीके से ये इसके जितनी ही उसकी हाइट होगी, ठीक है, मीडियम नहीं होगी।
तो क्यों? क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है, ऐसे। तो ये पहला जो बच्चा होता है उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1, ठीक है। आपको ये टर्म्स धीरे धीरे पता होंगे, ये फिनोटाइप जीनोटाइप आगे आपको मैं बताऊंगा। तो ऐसे ये गैमेट्स बनते समय जो है जीन्स की जोड़ी सेपरेट होती है। ये जोड़ी में होते हैं नॉर्मल सेल्स में, लेकिन गैमेट्स बनते समय ये जोड़ी सेपरेट होती है। आधे जीन्स आधे जीन्स वाले गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। यहां पर भी अगर फुल जीन्स वाले हो गए तो क्या होगा, ये ऐसे के ऐसे गैमेट्स बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल, तो क्या होगा, जो बच्चा होगा उनमें तो 4 टाइम्स जीन्स हो जाएंगे ना, डबल जीन्स होंगे। लेकिन हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम्स का नंबर, उसमें उसके हर एक सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर डिसाइड होता है। समझ लीजिए यहाँ पर 46 ह्यूमन सेल है, समझ लीजिए ह्यूमन सेल है, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर 46 है, ये मेल और फीमेल। यानी कितने पेयर्स हो गए, 23 पेयर्स यहाँ पर और 23 पेयर्स यहाँ पर। ये जो है सेपरेट होकर 46 जो क्रोमोसोम्स है, तो उसमें से 23 एक गैमेट में जाएंगे और 23 दूसरे गैमेट में जाएंगे, मेल गैमेट। और यहाँ पर भी फीमेल गैमेट जो है एक 23 एक फीमेल गैमेट में जाएंगे और 23 दूसरे फीमेल गैमेट में जाएंगे। फिर ये एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के 23 और 23 मिलकर फिर से 46 जो है क्रोमोसोम की संख्या वो रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। यानी मूल पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम्स थे, बच्चों में भी 46 क्रोमोसोम्स ही है। अगर 46 गैमेट्स में आ जाते तो 46 इंटू 2 डबल हो जाते, ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। तो वो तो ह्यूमन बीइंग की स्पेसीज में नहीं होते 92 क्रोमोसोम्स, तो इससे प्रॉब्लम आ जाता। तो ऐसे होने के लिए जो है हाफ क्रोमोसोम्स जीन्स गैमेट्स में आते हैं और वो हाफ और हाफ मिलकर वो फुल नंबर होता है, ठीक है। हाफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल गैमेट में, हाफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो फीमेल गैमेट में, और वो दोनों का यूनाइट होकर वो फुल हो जाते हैं फिर ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस, मेंडल proposed that the factors responsible for inheritance of characteristics are present in pairs। उसने ये कहा इसी से समझकर कि जो उसने जीन्स को फैक्टर्स कहा। उस समय उसने जीन्स के बारे में पता नहीं था, तो उसने जीन्स को ही फैक्टर्स कहा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो जोड़ी जोड़ी में होते हैं, पेयर्स में होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये उसने बताया। टुडे वी रेफर टू दीज फैक्टर्स एज जीन्स। Dominant genes are denoted by capital letters, whereas recessive genes are denoted by small letters। Dominant genes जो होते हैं वो capital letters से दिखाए जाते हैं और जो recessive होते हैं वो उसी कैरेक्टर के small letters से दिखाए जाते हैं। As genes are present in pairs, tall plants are denoted by capital T, and dwarf plants are denoted by small t। I hope you understand। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसी का लेटर यूज किया जाता है दोनों इसमें, एक इसमें कैपिटल और एक इसमें स्मॉल। पेयर्स में होने के कारण ये पेयर्स में दिखाए जाते हैं और गैमेट्स में सिंगल होते हैं। As genes are present in pairs, tall plants are denoted by capital T and dwarf plants are denoted by small t। During gametogenesis, these genes separate from each other। Gametogenesis यानी क्या, गैमेट्स के बनते समय ये जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। Due to these two types of gametes, one containing factor T and other containing factor small t are formed। तो एक पेरेंट में कैसे बन रहे हैं, कैपिटल टी वाले बन रहे हैं गैमेट्स, और दूसरे पेरेंट में स्मॉल टी वाले गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1। In this experiment, Mendel observed that all plants of first filial generation F1 were tall। उसने ऑब्जर्व किया कि जब पहली बार प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को क्रॉस करवाया, तब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली बच्चों के जनरेशन में सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल ही थे, ना मीडियम हाइट के ना डॉर्फ, सारे के सारे टॉल थे। But he realized that tall plants of F1 generation were different from the tall plants of P1 generation because parents of F1 tall plants are tall as well as dwarf plants।
क्या कहा उसने, लेकिन पहली जनरेशन के बच्चे तो सारे टॉल ही होंगे, बाहर से दिखने के लिए वो इस पेरेंट की तरह ही होंगे, लेकिन उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में फर्क होगा। ये जेनेटिक स्ट्रक्चर इनका अलग होगा बच्चों का, क्योंकि उनमें एक जो है पेयर आ गई है ड्वार्फ की, एक जो है जीन आ गई है ड्वार्फ की। तो ये जो होंगे वो कैपिटल टी है ये पेरेंट, ठीक है। ये भी टॉल ही है, लेकिन उनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा वो होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे होंगे, ठीक है। फिर भी वो टॉल ही होंगे क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर। Depending upon observations of F1 generation, Mendel concluded that factors of tall plants are dominant over the factors of dwarf plants. Though all the plants in F1 generation were tall, they contained the factor responsible for dwarfness. That is, though the phenotype of F1 plants is tall, their genotype is mixed. देखिए क्या कहा उसने कि देखिए वो दिखने में तो इस पेरेंट जैसे ही है, टॉल पेरेंट जैसे ही है बाहर से, लेकिन उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, वो मिक्स्ड है, ठीक है। देखिए इन शब्दों का मतलब मैं बताता हूं। फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयर्ड कैरेक्टर, यानी बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं फिनोटाइप। ये जो है हाइट जो है दिख रही है, टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये जो है उसे बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप यानी उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है। ये कैपिटल टी इज द जीनोटाइप ऑफ दिस प्लांट और स्मॉल टी इज द जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ प्लांट। और देखिए यहां पर ये टॉल प्लांट का और ये इस बच्चे का फिनोटाइप यानी एक्सटर्नली दिखने वाले कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, फिनोटाइप सेम है इनका, कैपिटल टी और ये दोनों टॉल ही है, ठीक है। लेकिन इनका जीनोटाइप यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। इसका कैसे है जेनेटिक स्ट्रक्चर, कैपिटल टी है, ये प्योर टॉल है, इसमें बिल्कुल भी ड्वार्फनेस के जीन्स नहीं है, लेकिन इनका फिनोटाइप तो उसके साथ है, सेम है, लेकिन इसका जीनोटाइप अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी इसमें ड्वार्फनेस के जीन्स भी है, लेकिन वो रेसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाए क्योंकि ये डोमिनेंट जीन कैपिटल टी वाली उसमें प्रेजेंट है। तो ये फिनोटाइप जो है टॉलनेस ड्वार्फनेस, जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका जीनोटाइप टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड किसे जीनोटाइप किसे फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, दो ऑल द प्लांट्स इन F1 generation were tall, they contained the factor responsible for dwarfness. That is, though the phenotype of F1 plant is tall, their genotype is mixed. F1 plants जो है वो सारे दिखने को तो टॉल ही है, फिनोटाइप उनका टॉल ही है, लेकिन उनका जीनोटाइप जो है वो मिक्स्ड है, ठीक है। वो प्योर टॉल नहीं है, मिक्स्ड टॉल है। Phenotype means external appearance or visible characteristics of organisms, for example tallness or dwarfness of plants, whereas genotype means the pairs of genes factors responsible for the visible characteristics. Phenotype यानी बाहरी जो दिख रहा है उसे कहते हैं phenotype, लेकिन उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप। Genotype of P1 tall plants is capital T and produces only one type of gametes, that is capital T. जो पैरेंटल जनरेशन है P1 जनरेशन जो है उनमें जो टॉल प्लांट्स है वो प्योर टॉल थे, कैपिटल टी, तो उन्होंने जो गैमेट्स बनाए वो सारे के सारे उनमें कैपिटल टी टॉलनेस की ही जीन्स थे उनमें। और जीनोटाइप ऑफ F1 टॉल प्लांट्स इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन उनका जो बच्चा आ रहा है वो मिक्स्ड है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जब बनाएगा गैमेट्स, इसके जब गैमेट्स बनेंगे तो आधे गैमेट्स में कैपिटल टी वाले जीन्स होंगे टॉलनेस वाले, और आधे गैमेट्स में स्मॉल टी वाले जीन्स होंगे, ठीक है। Thus, based on this, we can say that in case of tall plants of F1 and P1 generations, though they show similar phenotype, their genotypes are different. Tall plants ही है, parent जो है tall और जो बच्चा है वो दोनों टॉल है, उनका फिनोटाइप सेम है, लेकिन उनका जीनोटाइप अलग है। जो पेरेंट था वो प्योर टॉल था और जो बच्चा है वो मिक्स्ड टॉल है, जीनोटाइप अलग है उनका।
Mendel further continued this experiment and brought about self-fertilization in F1 plants from which a second filial that is F2 generation was produced. उसने क्या किया, फिर यही जो बच्चा आया है ये मिक्स टॉल, हाइब्रिड टॉल जिसे कहते हैं, उसको फिर वैसा ही दूसरा लिया और उनके बीच में क्रॉसिंग करवाया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मेल प्लांट, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला फीमेल प्लांट। तो उनके गैमेट्स देखिए, आधे मेल गैमेट होंगे इसके कैपिटल टी वाले, आधे मेल गैमेट्स होंगे स्मॉल टी वाले, इसके आधे फीमेल गैमेट्स होंगे कैपिटल टी वाले और आधे फीमेल गैमेट्स होंगे स्मॉल टी वाले। तो इनके सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं, ये कैपिटल टी मेल गैमेट और ये कैपिटल टी फीमेल गैमेट। तो कुछ बच्चे कैपिटल टी प्योर टॉल होंगे, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इसके जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिक्स यानी मिक्स टॉल होंगे। फिर है ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ये मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये भी मिक्स टॉल होंगे। और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी मिलकर ये स्मॉल टी यानी ड्वार्फ प्लांट्स। यानी इसने ऐसे ही प्लांट के साथ क्रॉस किया तो कैसा रिजल्ट आ रहा है देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। देखिए ये जो है ये सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ठीक नहीं दिखाई देता। उसके लिए क्या किया उसने, एक टेबल बनाया जो सिस्टमैटिक हो, उसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, दोनों टॉल्स है, फिनोटाइप उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, उनके गैमेट्स है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर मेल गैमेट्स उसने यहां पर लिखे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फीमेल गैमेट्स यहां पर लिखे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर एक एक का क्रॉस लिया, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये यहां पर कैपिटल टी टॉल, प्योर टॉल। तो ये सिस्टमैटिक आता है, आसान जाता है, इसके लिए वो ऐसा किया उसने। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स टॉल। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स टॉल। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी जो है ड्वार्फ, ये ड्वार्फ होगा क्योंकि इसमें टॉलनेस का कुछ ये ही नहीं है, तो रेसेसिव होने के बावजूद वो एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट है इसको कहते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, ये जो थे गैमेट्स ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन के हैं ये, और ये जो है बच्चे ये सेकेंड फीलियल जनरेशन कहते हैं उसे, F2 जनरेशन। In the second filial generation F2 both that is tall and dwarf types of plants were appeared। तो यहां पर देखिए कुछ टॉल आ रहे हैं और कुछ ड्वार्फ आ रहे हैं प्लांट्स। According to the data collected by Mendel, out of 929 pea plants, 705 were tall and 225 were short। उसने क्या देखा कि 929 pea plants में से 705 जो है वो टॉल प्लांट्स आ रहे हैं और 224 जो है वो शॉर्ट आ रहे हैं। यानी इनका डिवीजन करने के बाद रेशो क्या आता है, ये 3 आता है और ये 1 आता है, 3:1। देखिए thus the phenotypic ratio of these plants is 3 tall is to 1 dwarf and genotypic ratio is 1:2:1, that is 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t। देखिए यहां पर देखिए कैपिटल देखिए 3 टॉल आ रहे हैं, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, और ये एक जो है अकेला ड्वार्फ है। यानी फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखोगे, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर अगर रेशियो देखोगे तो टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो 1 है प्योर टॉल यानी कैपिटल टी इज टू 2 ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स टॉल इज टू 1 स्मॉल टी प्योर डॉर्फ। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 1:2:1। Thus it can be inferred that in the F2 generation phenotypically there are 2 types of plants whereas genotypically there are 3 types। फिनोटाइपिकली हमें दिख रहे हैं 2 प्लांट्स है, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिख रहे हैं टॉल और डॉर्फ ही है, लेकिन जीनोटाइपिकली 3 तरह के प्लांट्स है, एक है प्योर टॉल, एक है मिक्स टॉल और तीसरा है डॉर्फ।
These types are shown in the following table. देखिए यहाँ पर F2 pure dominant, that is capital T tall plants, homozygous, इन्हें कहते हैं होमोजाइगस। जो प्योर होते हैं उन्हें कहा जाता है होमोजाइगस, और जो मिक्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हेटेरोजाइगस। देखिए ये दोनों प्योर है, यानी प्योर टॉल है, ये इसमें डार्कनेस का कोई जीन नहीं है, तो इसे कहते हैं होमोजाइगस। ये जो है F2 प्योर रेसेसिव स्मॉल टी डॉर्फ प्लांट्स, तो ये भी होमोजाइगस हो गया। फिर F2 हाइब्रिड प्लांट्स जो है कैपिटल T स्मॉल टी टॉल प्लांट्स होंगे, उन्हें कहा जाता है हेटेरोजाइगस। हेटेरो यानी डिफरेंट, ठीक है, होमो यानी सेम, इनमें सारे जीन्स सेम है इसलिए इन्हें होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस, लेकिन इसमें जीन्स डिफरेंट है, इसके कारण उसे हेटेरोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट में पूछिए। अगर आपको कुछ समझ में कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।